तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं VVI प्रश्न क्लास 10th का, खास करके गणित का। तो चलिए दोस्तों, जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको भी अगले वर्ष एग्जाम देना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आपको पूरा पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कि क्या सच बात है था या झूठ बात था। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुरू से पहला जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है एक को, कहता है कि ए में है √3, बी में है 2√2, सी में है 4 + √5, डी में 6 है। मैं बता दूं दोस्तों, √6 है। दोस्तों, मैं बता दूं कि परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है। तथा अपरिमेय संख्या यानी कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, पहला ए जो है उसका तो होगा नहीं, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 2√2/√2 है तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा केवल 2, जो कि 2 एक अपरिमेय संख्या है। जिसमें देखिए सी में है 4 + √5 तो √5 आ गया, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये होगा नहीं। √6 इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक में तथा के लिए ए बी का मस्सह, दोस्तों ए बी का मस्सह गुने, फिर कहता है कि ए बी का लसह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मस्सह यदि दो भिन्न संख्या होंगे, यानी कि दोनों में मिलने वाली संख्या, दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जिसमें नहीं मिलता है उसका मस्सह 1 होता है। और गुना बीच में कहता है ए बी का लसह, यानी कि ए बी का लसह क्या हो जाएगा, ए बी। अब गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए बी, यानी कि इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, ए गुने बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। कहा था कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे आते हुए भी यह प्रश्न गड़बड़ मार के ऑप्शन टिक लगा के घर पे आ जाते हैं, कहते हैं कि सही बनाए हैं, लेकिन वो गलत बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है कह रहा है, तो नहीं है यानी कि परिमेय है कौन, इसमें परिमेय भिन्न है। तो देखिए, ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि इस सब का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अच्छा, एक डी बच गया है, तो डी देखिए तो दोस्तों, √75/√48। तो ध्यान दीजिए, 75 को हम लोग तोड़ेंगे तो कै बार में टूट जाएगा, 5√3 में। अब दोस्तों नीचे वाला का तोड़ेंगे तो कै बार में टूट जाएगा, 4√3। तो देखिए, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 5/4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आगे कहता है चौथा प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दोस्तों, दो क्रमिक सम संख्या यानी पहला सम संख्या 2 होता है और दूसरा सम संख्या 4 होता है। इसका कहता है कि HCF का मतलब महत्तम। तो महत्तम दोस्तों देखिए, 2 को हम लोग खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो 2 × 1 में टूटेगा। 4 को तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 1। देखिए, अब मस्सह कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में जो मिलता है उसे लिखते हैं एक बार, गुने 1 मिल रहा है तो 1 में तो सब में मिलेगा, तो 2 में गुना करेंगे, यानी कि 1 में तो 2 होगा, अतः इसका जो आंसर जाएगा 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x² - α + β × x प्लस होता है अल्फा गुने बीटा बराबर 0। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अल्फा + बीटा जो है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का मूल है, यानी मूलों का योग दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल ये दिया हुआ है। तो देखिए, मूलों का योग क्या कहता है, यानी अल्फा + बीटा बराबर 2 दिया हुआ है और अल्फा गुने बीटा बराबर -15 दिया हुआ है, -15 दिया हुआ है। तो बस मान बैठा देंगे, तो देखिए x² - अल्फा + बीटा का मान 2 दिया हुआ है तो 2x हो जाएगा, प्लस दोस्तों अल्फा गुने बीटा का मान -15। तो देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं -15 तब प्लस माइनस में गुना होगा तो यहाँ ला देगा क्या, माइनस, बराबर इधर क्या है 0, यानी कि आपका जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, x² - 2x - 15। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, ये जो नेक्स्ट छठा प्रश्न है बहुत ही VVI है, पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों।
ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। द्विघात समीकरण देखिए क्या दिए रखा है ऐसे, x² प्लस x प्लस 1। दोस्तों सबसे पहले हम ये ज्ञात करने के लिए ABC ज्ञात करते हैं। तो देखिए a का मान क्या हो गया 1, यानी x² के आगे जैसे गुना किया हुआ रहता है वो a का मान निकलता है, x के आगे जितना से गुना होता है वो b का मान, और c का मान यानी जो अचर संख्या होता है केवल, तो ये अचर संख्या है तो c कितना है 1। चूँकि द्विघात बहुपद का हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो ये सूत्र होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो उसी से निकल के आता है देखिए ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0। तो x² के आगे से a निकल गया, x के आगे से b निकल गया, जो अचर रहता है उसको से c निकल गया। अब देखिए पहले इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों, जिसका मान ज्ञात करना है। तो लघुत्तम लेंगे तो अल्फा गुने बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, प्लस ऊपर में अल्फा। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी मूलों का योग बराबर -b/a बटा अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। देखिए a से कटेगा तब बचेगा -b/c। तो दोस्तों अब बताइए -b, तब b का मान कितना 1, तो -1/c का मान 1, यानी कि -1 इसका क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न इसी पर। 7वां जो प्रश्न कहता है, ध्यान देंगे, इसे भी कहता है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर देखिए x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 इसमें भी पूछ रहा है दोस्तों 1, देखिए क्या पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हुआ। तो सबसे पहले इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो अल्फा गुने बीटा, देखिए क्या हो जाएगा ऊपर में बीटा प्लस अल्फा, भिन्न का जोड़ तो आपको ऐसे करता है ना, तो बना लेंगे। अब देखिए मूलों का योग है, तो मूलों का योग बराबर होता है क्या -b/a, बटा है तो बटा अल्फा गुने बीटा, यानी मूलों का गुणनफल c/a। देखिए a से a कट गया तो दोस्तों क्या बचेगा -b/c। अब बताइए -b तो माइनस है तो माइनस, अब b के मान x के आगे वाला यानी कि 2/c है, तो c जो अचर संख्या होता है वही ना c होता है, तो 3, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन है बी सही हो जाएगा दोस्तों, -2/3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद n² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हो कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है, साथी तेरा प्यार न बिछड़े, प्रेम की माला टूटे ना, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 8वां जो प्रश्न है, कहता है कि द्विघात बहुपद n² - 3, द्विघात बहुपद n² - 3 के शून्यक पूछ रहा है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि दोस्तों यदि शून्यक पूछे आपसे, यदि शून्यक पूछे और इस तरह से दे दे, तो जो भी समीकरण देगा उसको केवल आपको हल कर लेना है, यानी कि x का वैल्यू प्राप्त कर लेना है। यदि y में देगा तो y का वैल्यू प्राप्त कर लेना है, n में देगा तो n का वैल्यू प्राप्त कर लेना है, और जो भी शून्यक होगा मान मिलेगा वही शून्यक होता है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दोस्तों जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा उतना बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, आप भी मान लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n² बराबर इसको भेज देंगे RHS में, तो प्लस में 3 हो जाएगा। हमें n का मान चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो √3 होगा। दोस्तों √3 होगा तो प्लस माइनस में मान निकलेगा, यानी n का मान को प्लस में √3 होगा और n का मान को माइनस में √3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसमें प्लस माइनस में दिया हुआ है ना, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, -√3 और √3। चलिए दोस्तों हम लोग 9वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद 6, ध्यान दीजिए x² दोस्तों लगता है नहीं लिखा है इसको में, 6x² - 7x फिर क्या है -3 के शून्यक हैं। हाँ शून्यक इसमें भी पूछ रहा है। दोस्तों कुछ नहीं करना है,
जो भी आपके पास बहुपद दिया हुआ रहेगा उतना बराबर आपको 0 लेकर के समीकरण को हल कर लेंगे और जो आएगा वही शून्यक होता है। आइए दोस्तों हल करते हैं। फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं तो 18 को हम लोग 2 भाग में इस रूप में तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो 7x आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए माइनस में। तो चलिए हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। दोस्तों देखिए तो कॉमन है 3x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, माइनस यहाँ देखिए 3 और प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा और एक हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी इतना बराबर 0 और एक इतना बराबर 0। तो दोस्तों दोनों समीकरण से x का वैल्यू प्राप्त करना है, वही शून्यक हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस में नहीं आता प्लस में और 2 गुना में है तो आ गया तो भाग में, एगो शून्यक हो गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस में है तो आया माइनस में, 3 गुना में है तो नहीं आया तो भाग में, यानी कि जो आपका ऑप्शन है देखिए कै में दिया हुआ है ए में, यानी 3/2 और -1/3, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 10 प्रश्न कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। दोस्तों रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफिनेशन से इसका कि रैखिक समीकरण वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात 1 हो, यानी जिस द्विघात बहुपद का जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है, 1 होगा, उसी हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी इसका आंसर जो होगा, यानी कि एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है हमेशा, याद रखेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कहता है कि kn², ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों, kn है प्लस 2y बराबर 5 और एक है 3x प्लस, दोस्तों इसमें प्लस के बाद नहीं लिखा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान। दोस्तों आपको पता होगा कि विवेचक हम लोग विविक्तकर को भी बोलते हैं और विविक्तर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल डी, यानी डी बराबर, दोस्तों आपको डी का फॉर्मूला याद होगा, b² - 4ac होता है विवेचक, यही विवेचक का सूत्र है। तो देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 2x², हालांकि स्क्वायर लिखा है, x होगा यहाँ पे दोस्तों, प्लस 1/3 बराबर 0। तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान -2 और c का मान 1/3। मान पुट कर दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो b का मान -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a, तो a दोस्तों 3 है गुने c, तो c कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0, यानी इसका आंसर जो विविधकर आएगा, विवेचक का मान आएगा दोस्तों 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं 13 प्रश्न को। 13 प्रश्न कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचन का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल, ध्यान दीजिए, कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, यानी विवेचक अर्थात डी का मान 0 से बड़ा होने पर किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर क्या होगा। तो दोस्तों बड़ा होने पर पता है क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है, वास्तविक और भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, जब आपको द्विघात समीकरण शुरू किए होंगे, आप पढ़े होंगे, तो ये कंडीशन ही है कि जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न होता है उसका मूल्य। आगे देखिए दोस्तों, कहता है 14 प्रश्न कि यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस में a बराबर 0 के विवेचक 0 है, इसका विवेचक क्या है 0 है, तो समान मूल्य बीटा का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर जो बीटा का मान होगा, देखिए दोस्तों यहाँ कहता है कि बीटा का मान होगा, तो दोस्तों बीटा का देखिए क्या मान हो जाएगा, यानी कि देखिए यही समीकरण आपके पास दिया हुआ है और कहता है कि इसका विवेचक जो है 0 है, यानी d का जो वैल्यू है मान 0 है, तब मूल बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है ना। चलिए बैठाइए तो इस पे मान, तो -b तो माइनस और b का मान देखिए तो -b है, यानी -b आ जाएगा प्लस माइनस √d का मान दोस्तों 0 है, तो बटा, अब देखिए 2a, तो 2 और गुने a का मान देखिए दोस्तों c निकल जाएगा, चूँकि x² के आगे जो होता है वही
ए हो का मान होता है, तो सी आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटा नीचे हो जाएगा गुना 2c। अब देखिए जीरो है और प्लस माइनस है तो एक पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से, यानी कि b बटा 2c। दोस्तों मूल आया b बटा 2c, यानी जब d का मान शून्य होता है तो दोनों मूल समान होते हैं, यानी दोनों एक जैसा होता है, एक ही होता है। तो यानी देखिए दोनों मूल b बटा 2c होगा, यानी कि बीटा और अल्फा मान दोनों का मान सेम होगा b बटा 2c, यानी कि जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा b बटा 2c। देखिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों ए स्क्वायर, ध्यान देंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल हम क्या बताए थे कि x का वैल्यू ज्ञात कर लेना है, वही तो मूल होता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए x का वैल्यू प्राप्त कीजिए, तो पहले हम लोग इससे भेज देंगे, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, माइनस में था प्लस में हो गया। अब देखिए तो हमें एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये पूरा के भेजना पड़ेगा इस साइड, तो गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है तो स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखिए तो क्या हो जाएगा इससे, जब हम लोग एक्स बराबर मान निकालेंगे तो रूट अंडर क्यू बटा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर और ए स्क्वायर के ना करके पूरा का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी क्यू बटा ए पी, यानी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों प्लस माइनस में मिलेगा, क्योंकि रूट से निकला है ना, तो रूट के अंदर से जो भी मान निकलता है प्लस माइनस में निकलता है, अतः प्लस माइनस क्यू बटा ए पी होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका डी सही हो जाएगा, क्यू बटा ए पी। देखिए कहता है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, हमेशा, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। पूछता है, बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है जो प्रश्न है, VVI है, यानी किसी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, और क्या बताएं कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ पूछ ही दिया, देखिए 17 में कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। वाह क्या प्रश्न है, यानी कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं 17-18 प्रश्न को। चलिए दोस्तों देखिए 18 प्रश्न कहता है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। वाह प्रायिकता से भी बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछता है दोस्तों। एक सिक्का को उछालने पर कहता है कि चीत आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर आपको पता होगा, प्रायिकता बराबर कि क्या होता है कुल, यानी संभव घटना बटा कुल घटना, यानी दोस्तों नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो देखिए चित, जब एक बार सिक्का को उछालेंगे या तो चित आएगा या तो पट आएगा, कोई एक ही घटना संभव है तो एक ऊपर हो जाएगा बटा, और कुल घटना कयो घटेगा, यानी चित और पट 2 घटना घटेगा, तो नीचे 2, यानी चित आने की प्रायिकता 1/2। यदि कहता है कि केवल पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता भी केवल 1/2 ही होता, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि 19 प्रश्न में कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एनवा पद निम्न में से कौन होगा। दोस्तों एनवा पद, यानी एनवा पद को हम लोग एन के द्वारा या टीएन के द्वारा या एल के द्वारा सूचित करते हैं। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, एन टीएन एल दिया हुआ रहेगा तो आपको समझना कि एनवा पद ही दिया हुआ है। चलिए दोस्तों कहता है कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एनवा पद, तो आप ए एन बराबर पढ़े होंगे कि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला से। तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है ये अतः बी जो है सही हो जाएगा, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए कहता है 20 में कि निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है। दोस्तों निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग सार्वंतर ज्ञात करते हैं, डी प्राप्त करते हैं, यानी सभी जगह सार्वंतर समान होना चाहिए, और जिसमें आ गया समान सभी जगह वही सार्वंतर में कहेंगे, उसको एपी में कहेंगे। तो पहला में है देखिए 2 4 8 16, 2 4 8 16। चलिए इसके बीच के अंतर कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, इसके बीच के अंतर निकालिए, तो 8 में से 4 गया 4। देखिए यहाँ 2 अंतर है, यहाँ 4 है, तो ये तो कट गया। दूसरा कहता है -10, -10 6 -2 2। चलिए घटाइए दोस्तों इसमें से, यानी पीछे वाला में से हम लोग आगे वाला घटाते हैं हमेशा, तो 6 में से घट जाएगा -10, तो 6 और -10 घट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? तो 10 6 16, यानी दोस्तों इसके बीच के अंतर 16 आ गया। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, तब -2 में से 6 घटाइएगा तब -8 है आ जाएगा। यहाँ देखिए 16 है 8 है, ये भी कट गया। यानी दूसरा देखिए कहता है कि 3 5 कितना है? 3 5 H 2 डॉट डॉट। दोस्तों इसमें से घटाइए तो 5 में से 3 चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जाएगा H -5, तो यहाँ 2 है, यहाँ H -5 है, इसलिए खत्म कहानी, ये भी नहीं होगा। देखिए जो नेक्स्ट है कहता है 3 46 49 412। दोस्तों घटाइए तो इसमें से, तो 46 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 43। 49 में से 43 घटा लीजिए तो 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, यानी कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, यानी कि इसका जो ऑप्शन दोस्तों है गलत दिया हुआ है, क्योंकि किसी में भी सार व अंतर समान नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 21 कहता है कि चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और कोण CDO बराबर 70 डिग्री तथा कोण BOC बराबर 115 डिग्री, तो कोण DOC का मान ज्ञात करना है। इमेज पहले दोस्तों देख लीजिए, इस तरह से इमेज है और दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये दिया हुआ है 115 डिग्री, और नाम दे दिया है क्या? ABCD, और यहाँ दे दिया है O। तब पूछता है कौन DOC, कौन DOC, यानी DOC ये कोण की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों हमें इस कोण की ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि एक सरल रेखा पर कोई अन्य सरल रेखा अगर खड़ी होती है तो सरल रेखा के दोनों ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये एक सरल रेखा है, AB जो क्या है? सरल रेखा है, सॉरी BD सरल रेखा है, और इस पर OC जो है एक सरल रेखा के आधारित हो रही है, उस पर खड़ी हो रही है, तो इसके दोनों ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि चलो हम लोग इसको x मान लेते हैं, तो x + 115 बराबर 180 डिग्री, तब हम लोग x का मान प्राप्त करना है तो 180 में से तो घट जाएगा, तो 115 घटा लेंगे, तो x का जो दोस्तों वैल्यू मिलेगा आपको, तो 10 में से 5 चल जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 7, तो 7 में से 1 चल जाएगा तो 6 होगा, 1 में से 1 चल जाएगा 0, यानी 65 डिग्री आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों कट गया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अतः 22 प्रश्न की। देखिए 22 प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D है और E इस प्रकार है कि BE समानांतर DE समानांतर BC है तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो DE का मान कर रहा है। ध्यान दीजिए यह थेल्स पर में आप लोग पढ़े होंगे। एक त्रिभुज है दोस्तों ABC, अब कहता है कि AB तथा AC को मध्य बिंदु D तथा E है, D तथा E है, चलिए मिला देते हैं। इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, DE समानांतर ये है, तो कहता है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तब क्या कह रहा है कि DE का मान यानी कि इसका मान, दोस्तों हमेशा आप याद रखिएगा कि BC का आधा होता है, जो दोनों रेखा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो BC का मध्य बिंदु होता है इसका आधा होता है, यानी जब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी दोस्तों आपका जो ऑप्शन है C सही हो जाएगा। और यही पूछता, अगर इसका दे देता 4 और इसका पूछता तो इसका दुगना कर देते, तो 4 दूनी 8 इसका निकल जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि यदि L समानांतर M है तो D का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है और इसको एक काट रहा है, और दोस्तों दिया हुआ है 3D प्लस 5 थीटा दिया हुआ है दोस्तों, 3D प्लस 5 थीटा, और नीचे है 2D प्लस 3 थीटा। तो देखिए कह रहा है कि D का वैल्यू प्राप्त करें, D का मान क्या होगा? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दो समानांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा काटता है, तिर्यक रेखा कोई काटे तो एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
यानी दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 और 2 समान जाति के साथ समान जाति जोड़िए, तो 3 और 2 5D, ध्यान दीजिए 5D प्लस, अब ये लगता है कि दोस्तों 50 है, 50 है और ये 30 है, दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ, तो 50 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो जोड़ दीजिए 50 और 30 80 बराबर 180। अब देखिए तो क्या आ जाएगा 5D बराबर आपको कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 100 आ जाएगा। तो D बराबर चूंकि घट जाएगा ना, तो 180 में से 80 घटेगा तो 100 आ जाएगा। अब D का मान ज्ञात करना है, तो 5 गुना में है नहीं आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो काट दीजिए, तो 20 25 100, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। इसमें तो है नहीं दोस्तों, लगता है ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये जो प्रश्न है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है। आप लोग इसी तरह से अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप बना लीजिएगा, आपका ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा। यानी दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि दोनों के जोड़ के, देखिए दोनों के जोड़ के अब बराबर में 180 डिग्री कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। यहाँ पहचाना नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। कहता है लोग देख लेते हैं 25 प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न होगा। देखिए 25 कहता है कि दो बिंदु P 2 3 और Q कहता है 4 1 के बीच की दूरी। दोस्तों ये पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। देखिए कहता है दूरी पूछता है, तो दूरी सूत्र बराबर होता है PQ बराबर, देखिए यानी 2 में से 4 घटा लीजिए, तो 2 में से 4 चल जाएगा, यानी 2 - 4 के होल स्क्वायर और जोड़ 3 - 1 के होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 4 में से 2 चल जाएगा तो -2 के स्क्वायर, जोड़ 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 के स्क्वायर के रूट अंडर। दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 के रूट अंडर 8 होगा। 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, यानी कि दूरी बीच जो दूरी सूत्र जो आया दूरी आया, यानी इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी होगा 2√2, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज 25 तक ही रहने देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें 25 से और 26 से चलेगा। 25 तो हो गया, 26 से बताएंगे उसमें। तो दोस्तों ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिल जाए, पहुँच जाए आपके पास। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।